में बोली जा रहा हूँ। तो इस तरह से जो आपकी है ना ग्रोथ हार्मोन्स उनका इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा और इससे जो है ना बचना चाहिए। ड्यू टू यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट पैथोजेनिक स्ट्रेन्स इमर्जिंग, ये आपको पता होगा कि जितना आप एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, उतना ही माइक्रोब्स भी अपने अंदर ना रेजिस्टेंस पैदा करते जा रहे हैं। और आज से तकरीबन कह लें कि 10-20 साल पहले अगर कोई एंटीबायोटिक आप यूज़ करते थे ना, आज अब यूज़ करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगी अगेंस्ट सेम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। वजह क्या है कि जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने अपने अंदर रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया उसके अगेंस्ट, ठीक है? तो इसीलिए हमारा जो लगातार जो है ना वो माइक्रोब्स के साथ जो है ना कॉम्पिटिशन जारी है और इंसान जो है ना वो हर आने वाले दिन में एक ऐसी एंटीबायोटिक तैयार करता है जो पहले से ज़्यादा कह लें स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगेंस्ट माइक्रोब्स। लेकिन जो पुरानी एंटीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल अब कम होता जा रहा है क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो है ना माइक्रोब्स ने अपने अंदर जो है ना वो इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, ठीक है ना? इसलिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट वे होती है दैट इज़ दी सेल्फ इम्यूनिटी और क्लास हो रही है। कोई काम ज़रूरी है तो बता दें मुझे। को कोई ज़रूरी काम है तो बता दें। मैंने नहीं देना, वो तार साहब ने देना, वो बैठे ना पीए बैठे, वो देंगे। अच्छा जी, तो ड्यू टू ये सारा आपको बता दिया मैंने, ठीक है? तो इसलिए जो आपकी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी ना अगर वो इम्प्रूव कर जाती है तो वो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है ना? बाज़ दफ़ा ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब आपको कोई फ़ीवर या बुखार हो तो आप अपनी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी को काम करने दें उसके लिए, ठीक है ना? और डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि हल्का-फुल्का बुखार जो है ना वो होना चाहिए। उससे आपकी बॉडी का जो अपना एंटीबायोटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है ना वो और अपने आप को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है? बाज़ लोग होते हैं कि जैसे ही थोड़ा-सा फ़ीवर हुआ तो खुद ही सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, खुद ही दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? उससे उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ठीक है ना? आप उसको एक्टिव ही नहीं होने दे रहे, जैसे ही आपका फॉरेन बॉडी में एंटर होता है, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है ना एक्टिवेट हो जाता है और आपका वो एक्टिवेट होने के बाद उसके अगेंस्ट अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही आपका इस तरह से कोई बुखार होता है और आप फ़ौरन जो है ना एंटीबायोटिक कोई खाना शुरू कर देते हैं, उससे आपका इम्यून सिस्टम उसको काम करने का मौका नहीं मिलता और जिसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम जो आपका वीक से वीक होता जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल वही मिसाल मैं आपको दूँगा जैसे पाकिस्तान की है, ठीक है ना? पाकिस्तान को बाहर के मुल्कों ने इमदाद भी दी, कर्ज़े भी दिए, अब ऐसा हड-हराम हो गए कि काम करने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना? आप देखें हमारी मईशत पीछे से पीछे गई, ठीक है ना? ये 70s के बाद जितना हमें दिया गया कर्जा और जो इमदाद, हमें इतना उसका शौक पड़ गया कि हमने काम करना ही छोड़ दिया, ठीक है ना? और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारी मईशत को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है ना? तो यही वजह होती है, इसी तरह से होता है आपकी बॉडी में भी कि आपकी बॉडी में जो आपका इम्यून सिस्टम है, उसको काम करने का मौका नहीं मिल रहा, उसको रेडीमेड बाहर से आपने एंटीबायोटिक दे दी हैं, उसने कुछ भी नहीं किया, स्पून से बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो लेकिन जब कोई मेजर इस तरह से इन्फेक्शन होता है तो फिर उसके अगेंस्ट आप जल्दी वो नहीं कर सकते उसका मुकाबला। ये जैसे आजकल ये कोरोना का इश्यू आया है, तो कोरोना के अंदर भी यही प्रॉब्लम हुई है कि अक्सर लोग जो हैं जिनको ये हुआ है इश्यू, वो इसीलिए हुआ है कि उनका जो इम्यून सिस्टम था, वो वीक था, ठीक है ना? वो जो इम्यून सिस्टम है ना वो वीक था और जिसकी वजह से जो है उनको ज़्यादा अफ़ेक्ट हुआ वायरस का, ठीक है? लेकिन वो लोग जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिनका था, ठीक है ना? जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर था, उन्होंने उसको अच्छी तरीके से जो है उसका मुकाबला किया। So use of bovine growth hormone into cow produces a hormone called insulin-like growth factor 1 IGF-1 in milk, ठीक है ना? तो ये जो IGF-1 है ना, ये काफ़ी स्टेबल है, अगर पैस्चराइज करते हैं तो उसमें वो ख़राब नहीं होता, डैमेज नहीं होता। इसके अलावा जब उसको डिजेस्ट करता है एंजाइम वगैरह उसके अंदर भी वो सही रहता है, तो वो डायरेक्ट आपका ब्लड में चला जाता है, ठीक है ना?
और ये फिर जाके आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो मैकेनिज्म है उसके साथ इंटरफेयर करता है और रिजल्ट्स इन 10-fold इंक्रीज इन IGF-1 लेवल इन काउस इंजेक्टेड विद इट, ठीक है ना। और IGF-1 हैज अ रोल इन डेवलपिंग सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर, ठीक है ना। तो ये कैंसर कॉज कर सकता है। आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्यूबर्टी सिम्टम्स इन बेबीज एज बिटवीन 18 मंथ्स एंड 4 years। तो बच्चों के अंदर भी इसकी वजह से जो अर्ली ग्रोथ के जो साइंस हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन मैंने पहले आपको काफी डिटेल में बताया था कि काउस को ये हम यूज करते हैं हार्मोन जिससे मिल्क जो है उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा किया जाता है, ठीक है। और दिस हार्मोन रिलीज्ड विद मिल्क, यानी कि जब आप उसको इंजेक्ट करते हैं तो ये अलोंग विद मिल्क जो है ना वो आएगा उसके अंदर। तो दिस डिस्टर्ब्स मिल्क कंपोजिशन, रिजल्ट्स इन चेंजेस स्पेशली इन इलेक्ट्रोलाइट्स। So during early stages of lactation, increase in cholesterol in milk and decrease in protein level, ठीक है ना। तो ये जो आपका ये ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क की कंपोजिशन को ना काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है और अर्ली स्टेजेस के अंदर जो ना लैक्टेशन जो इंक्रीज करती है और लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल और जो ना प्रोटीन लेवल कम होना शुरू होता है और लेटर स्टेज में रिवर्स अकर्स यानी कि लेस कोलेस्ट्रॉल एंड मोर प्रोटीन मिल्क मतलब होना शुरू होता है। मतलब ये कि जो आपका मिल्क है उसकी कंपोजिशन जो है ना वो काफ़ी ज़रा उसको चेंज कर देता है, ठीक है ना। नॉर्मल कंपोजिशन से उसको वो चेंज कर देता है। देन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ जो बिमाइन ग्रोथ हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस होमोसिस्टीन लेवल्स दैट ऑल्टर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो होमोसिस्टीन जो ना मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम के साथ काम करता है। तो ये इसका लेवल ज़्यादा होने की वजह से ये जो है ना आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ना उनको वो इंटरफेयर करता है और जिसकी वजह से आपकी जो मुख्तलिफ किस्म के जो पाथवेज हैं वो कह लें कि सही तरह से परफॉर्म नहीं होता है और उससे आपको तरह तरह के जो है ना जो अनडिजायर्ड मेटाबोलाइट्स है ना वो प्रोड्यूस होते हैं ब्लड के अंदर। तो रेजिड्यूज ऑफ दीज हार्मोन्स फाउंड एंड मीट ऑफ द एनिमल। तो ये वाले जितने हैं बोमाइन ग्रोथ हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन है ये आप डॉक्यूमेंटेड है कि ये दूध के अंदर और उनके जो मीट में पाए गए हैं। तो होमोसिस्टीन जो है ना नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है, होमोलॉग ऑफ सिस्टीन है, biosynthesized from methionine can be recycled into methionine or converted into cysteine with the aid of B vitamin, ठीक है ना। तो हाई लेवल ऑफ होमोसिस्टीन लिंक टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, लोअरिंग होमोसिस्टीन लेवल में नॉट इम्प्रूव आउटकम्स। मतलब ये कहने का कि अगर एक ब्लड में ज़्यादा हो गया तो CVDs का मसला आना शुरू होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हार्डनिंग ऑफ आपकी जो आर्टरीज और वेसल्स ये होना शुरू होती हैं और इसकी वजह से फिर ये जितने मसाइल हैं आपके क्रोनिक डिजीज के वो होना शुरू होते हैं। बॉडी के पास लिमिटेड सी ये होती है मैकेनिज्म के इसको कन्वर्ट कर सके दोबारा से ना रिसाइकिल कर सके मैथियोनिन में और सिस्टीन में। लेकिन जब आपकी इनटेक जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, मतलब जब मिल्क में वो बहुत ज़्यादा उसके लेवल आता जा रहा है तो बॉडी के पास भी वो कैपेसिटी नहीं रहती उसको कन्वर्ट करने की। तो रिजल्टिंगली फिर जब उसका ओवरडोज होती है, जब बॉडी उसको नहीं कर सकती कन्वर्ट, ठीक है ना, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज और इस तरह के बाकी अलाइड जो है ना प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। देन टॉक्सिसिटी फ्रॉम पोल्ट्री की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिस पे डिबेट होती है हर जगह पे, हर फोरम पे आजकल भी बहुत ज़्यादा इस पे हो रहा है। पहले बहुत महंगा हो गया, फिर लोगों ने कहा जी इसको बैन कर दो, इसको ना खाएं, सस्ता हो जाएगा। अब ये कुछ सस्ता हुआ है, 350 पे आ चुका है इसका गोश्त, पहले 450 से भी बहुत चला गया था। तो हालांकि ये आपकी अल्टीमेट जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है क्योंकि बाकी जो आपकी बीफ है मटन है उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है और उसको कह लें कि रेडी होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सिर्फ आपका चंद माह के अंदर ही आपका ये रेडी होके मार्केट में आ जाता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा फेवर किया जाता है, गवर्नमेंट भी इसको फैसिलिटेट करती है। लेकिन नो डाउट इसमें इश्यूज तो हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स का, एंटीबायोटिक्स का, सारा कुछ। और प्रोटीन का तो है ही है सोर्स, लेकिन साथ साथ ये मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिक जो इश्यूज हैं उनका भी ये बायस बनता है। तो ब्रॉयलर जो है ना रैपिड एंड एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ फीड इनटू मीट प्रोटीन, ठीक है ना, जिनकी बहुत जल्दी तैयार होता है। बीफ और मटन जो है ना यानी कि जो काओ बफलो वगैरह है ना
ये तो बहुत देर लगाती हैं कन्वर्ट होने में, मतलब एक एडल्ट फॉर्म में आने में, और इसलिए उसका जो कि गोश्त भी कई लोग पसंद नहीं करते। तो इसका जो फाइबर है वो सॉफ्ट होता है, ईज़िली डिजेस्टिबल होता है और ईज़िली बायोअवेलेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो पोल्ट्री फीड कंसिस्ट ऑफ सीरियल, लेग्यूम्स, मील, सॉल्ट्स, विटामिन्स, ड्रग्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है ना? तो ये अपने इनका जो होता है कचरा वगैरह जो होता है या इसके लेफ्ट ओवर होते हैं, उनको इसमें मिक्स करके वो खिलाए जाते हैं। और उसकी वजह से भी मुख्तलिफ तरह के लोग कहते हैं कि ये हराम है और इस तरह से ये वो, लेकिन काम चलता जा रहा है, ठीक है ना? इसको जो फीड में हम यूज़ करते जा रहे हैं इन चीज़ों को, तो जो कि आप इसमें एक इसमें डिबेट होती है, लेकिन फिर भी इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो आल्सो यूज्ड इन पोल्ट्री rations मीट एंड बोन मील इंक्लूडिंग पोल्ट्री वेस्ट कंटेनिंग ड्रॉपिंग्स, फीदर्स है, बोन्स है, एग शेल्स हैं, स्किन्स, ब्लड, इंटेस्टाइन और सारे जितना गंद है ना सारे को खिला देते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो है ना मतलब हराम है, क्योंकि जो चीज़ें अगर हराम खिला रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में ब्लड भी हराम होता है, इसमें इंटेस्टाइन भी हराम है और बाकी इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो अगर वो आप जानवर को खिला रहे हैं तो इसका मतलब है वो भी हराम होगा, ठीक है ना? इससे बहुत से जो मुफ्ती हज़रात हैं उनकी वो डिबेट भी है। तो लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वो फ़िलवक़्त उसी तरह से चल रही है। Hence possibility of accumulation of chemical toxin in poultry meat due to use of poultry offals, feathers, blood and bone meals, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि जो आप यूज़ करते हैं इसके जो सारे वेस्ट वगैरह को, उससे मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन जो हैं वो उसमें accumulate हो जाते हैं और वो भी नुकसानदेह हो सकते हैं। तो फीड एडिटिव्स फॉर पोल्ट्री इंक्लूड एंटीबायोटिक्स, ये जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। थोड़ी सी कोई बीमारी आती है, साथ ही पूरा पूरा शेड आपका उसमें मर जाते हैं सारे जानवर। आजकल भी इस पे कोई डिजीज़ आई हुई है जिसकी वजह से कहना सस्ता हो चुका है। तो ये एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इसको लगाई जाती हैं और बल्कि ओवरडोज़ लगाई जाती हैं, और ओवरडोज़ होने की वजह से इसके जो मीट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है। तो जब आप खाएँगे तो आपके अंदर भी ये ड्रग्स का असर आता है, ये एंटीबायोटिक्स का असर आता है और इससे आपको कह लें कि आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो वीक होती है। तो उसमें क्लोरो टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, क्लोरोफिनिकोल है और इस तरह की बहुत सी हैं जो हम यूज़ करते हैं इनको बचाने के लिए डिफरेंट जो आपके इन्फेक्शन से, है ना? तो ये यूज़ एज़ प्रोफिलैक्टिक मेजर एंड ट्रीटमेंट ऑफ बर्ड्स। तो दीज़ ऑफ़न ओवर प्रिस्क्राइब्ड, मतलब ओवर प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, ओवरडोज़ इसकी यूज़ की जाती है। आल्सो यूज़ परसिस्टेंटली एंड समटाइम्स इन इनएडिक्वेट डोज़ेज़, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, यानी नॉर्मल से भी ज़्यादा। तो ये पता है किसान जो है, जो इनको बना पाल रहा होता है, वो डरा होता है, उसका लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो नहीं चाहता कि मतलब मेरे जो जानवर हैं मरें, ठीक है ना? क्योंकि अगर एक भी बीमार हो गया ना तो तकरीबन सारा का सारा शेड जो है ना वो फ़ार्ग हो जाता है। तो वो जो लाखों करोड़ों की उनकी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो एक ही झटके में वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए वो फिर कोशिश करते हैं कि ओवरडोज़ लगाते हैं इनको एंटीबायोटिक्स की, ताकि उनको तो अपने उससे गर्ज़ है ना, अपने प्रॉफ़िट से, हमारी सेहत से उनको कोई गर्ज़ नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरह से। तो आज का टाइम खत्म हो रहा है जी, तो इंशाल्लाह इसी को हम फिर कल नेक्स्ट वीक चलाएँगे, ठीक है जी? तो यहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा। पोल्ट्री से ही हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको बताया है। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक में आप क्विज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। क्विज़ आपका होगा किसी भी दिन हो सकता है नेक्स्ट वीक में, तो उसको आप सर काइंडली इस चैप्टर के नोट्स शेयर कर दें हमारे साथ।